Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। और इस वाले पार्ट में हम हमारा चैप्टर नंबर 8 पूरा फिनिश कर देंगे। और इससे पहले के पार्ट्स आई होप आपने देख लिए होंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट पिछले 2 पार्ट्स का कंटिन्यूएशन ही है। और 6-7 के लिए आई होप आपने चैप्टर्स भी कवर कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। सो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट पार्ट या फिर थर्ड पार्ट ऑफ 8 चैप्टर, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे या ब्रिटिश ऑफिसर्स ही भारत की शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के भागों में बहुत सारे जो अलग अलग शिक्षा के विचारक थे, वो भी सोच रहे थे कि भाई शिक्षा ज़रा व्यापक की जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो यूरोप में आ रहे बदलाव से प्रभावित कुछ भारतीय भी मानने लगे थे कि पश्चिमी शिक्षा ही हमारे भारत का उत्थान कर सकती है, हमारे भारत को प्रोग्रेसिव बना सकती है, आगे बढ़ा सकती है। और उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विद्यालय खोले और शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। बट कुछ लोग थे इस शिक्षा के अगेंस्ट, इस विचारधारा के अगेंस्ट, जिसमें से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर भी आते हैं। तो देखते हैं कि उन्होंने कहा क्या। महात्मा गांधी ने बोला है कि ब्रिटिश शिक्षा ने, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा मतलब कि दूसरे देश ने हमारे ऊपर जो राज किया हुआ है फाइनेंशियली, फिर बाद में तो आ ही गया था एडमिनिस्ट्रेशन। तो औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, उनकी हीनता का बोध पैदा कर दिया। इन द सेंस ये जो शिक्षा दी जा रही थी, उस वाली शिक्षा में क्या बताया गया कि जो हमारी भारतीय शिक्षा है वो हीन है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है और भाई इंडियंस अच्छा नहीं कुछ कर सकते। तो इंडियंस के दिमाग में हीनता का बोध पैदा कर दिया और इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी शिक्षा को श्रेष्ठतर मानने लगे और अपनी संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति का गौरव भाव नष्ट हो गया। मतलब कि अपनी भारतीय संस्कृति को बहुत ही हीन और गिरा हुआ मानने लगे थे उस टाइम इंडियंस। और भी इन्होंने बहुत सारे तर्क दिए कि महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा में विष भरा है, पापपूर्ण है, भारतीयों को दास बना दिया है। और उनके अकॉर्डिंग पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले, इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान आए, तो ऐसी शिक्षा उनको दी जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें, अंग्रेजों को बताएं अब वे गुलाम बने रहने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं है। और महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है, उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। ये वाले पॉइंट्स ज़रा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते हैं तो आपको ये वाले पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे, क्योंकि उस टाइम भाई इंडियंस का लेवल बिल्कुल अलग था, रहने का इवन आज भी है और उस टाइम तो खैर अलग था ही था, और भाई ब्रिटिशर्स का अलग। तो उनके दिमाग में ये चीज़ भर दी गई है कि जो इंडियंस का लाइफस्टाइल है, जो रहने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा गलत है और जो ब्रिटिशर्स है उनका बहुत अच्छा है। तो जो लोग वहाँ जाते थे या फिर वहाँ से ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते थे, तो वो लोग क्या मानते थे कि भाई अपना बेकार है, ठीक है। तो महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। वो तो सबको मालूम ही है।
पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन के अनुभवों का व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। इन द सेंस सिर्फ जो बुकिश नॉलेज है उस पर फोकस किया जाता है कि भाई आपका जो सिलेबस है उसे रट्टा मारो। आज भी यही है, बच्चों पे इतना ज़्यादा बर्डन डाल दिया जाता है, याद करो याद करो याद करो। क्या याद करें जो सिर्फ नोटबुक और पेन में नोटबुक में लिखा हुआ है या बुक में लिखा हुआ है। आपको आगे जाके अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। अब पता नहीं आपको लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और जो पहली भारतीय शिक्षा थी वो सिखाती थी लाइफ के चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाए, कैसे उनको टैकल किया जाए और कैसे उन चैलेंजेस से जीता जाए। अगर आप चाहें तो इसका एग्जाम्पल रामायण, जो कि कोरोना टाइम में सुपर डुपर हिट सीरियल रहा है पूरे वर्ल्ड का, आप उसमें भी देख सकते हैं कि गुरु कैसे ज्ञान दे रहे थे। गुरु ने क्या कहा था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे बनाना चाहता हूँ, मैं अपने शिष्यों को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि वो जीवन में कभी भी हार ना माने, किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो। बट अब की जो शिक्षा दी जा रही थी उसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ जो कॉपी में लिखा हुआ है, जो बुक में लिखा हुआ है, रट्टा मारो और एग्ज़ाम में जाके उलट दो। महात्मा गांधी मानते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का दिमाग और उसकी आत्मा विकसित हो। यानी उनकी राय में केवल साक्षरता मतलब यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए तो लोगों के हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं, ये जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं, उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। और ये देखिए महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी कैसे शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं। 1940 का ये पिक्चर है, आप देख लीजिएगा कितना प्यारा है। और ये देखिए महात्मा गांधी ने कुछ लिखा है, एक नोटिस है और आप इसको देख लीजिएगा। और जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो, जैसे कि टैगोर का शांति निकेतन। शांति निकेतन के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना भी है, पर क्या मालूम है कि शांति निकेतन की स्थापना की किसने? जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, वहाँ दम घुटता था उनका, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा की प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। अब कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता क्या होती है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस तो स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। और ये एक पिक्चर है कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे। 20वीं सदी का प्रारंभ और 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए तो स्कूल भी खोलने लगे थे। तो चलिए अब थोड़ा एक्स्ट्रास भी पढ़ लेते हैं। 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था थी ही नहीं। बाल मजदूरी बड़े पैमाने पे थी और गरीब लोग अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय इम्पॉर्टेंट थी। स्कूल भी बहुत कम थे और रईसों द्वारा चलाए जाते थे। और आपको मालूम है कि अगर कोई फंडिंग करेगा तो ऑब्वियसली उसमें भ्रष्टाचार होगा ही होगा। टॉमस आर्नल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारों में से एक थे। और रग्बी
नाम के प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने ये सब कहा था। एक बार पढ़ लेना, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हाँ, हो सकता है कि आपके किसी एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे बहुत ज़रूरी हो। आर्नोल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मानना था कि इस तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं। नियंत्रण करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है, उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा, खास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था। तो शिक्षा के इसी विचार के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। सो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।